एक ही ग्रह है। अपने हिसाब से देखो, ये हम जब प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे उस समय तो और डिटेल बताएंगे। बट एक ग्रह कैसे कैसे रिजल्ट है, देखो, सिर्फ 7 ग्रह हैं। 7 ग्रह में से 2 ग्रह सूर्य और चंद्र, ठीक है। इनके एक जी। एक घर होते हैं, एक एक घर। बाकी जी। बुध के 2 घर, शुक्र के 2 घर, मंगल के 2 घर, बृहस्पति के 2 घर, है ना। सभी के दो दो घर होते हैं। और शनि के सर। शनि के भी 2 घर, है ना। बाकी सभी के दो दो घर होते हैं। तो एक प्लैनेट सूर्य और चंद्र को छोड़ के, पहला तो 2 घर का तो ऐसे ही नॉर्मल सिग्निफिकेटर बनता है ना। जी। उसके बाद वो ग्रह किस भाव में, वो भावेश के साथ वो संपर्क बना लिया। क्योंकि जिस जी। भाव में बैठा होता है, मान लीजिए अनुज, आपके घर में अगर हम गेस्ट हो गए, तो आपके साथ तो मेरा रिलेशन बना ना, जी। है ना। आपका अच्छा बुरा देखना मेरा काम बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है ना? आपके अगर कोई विपत्तियां हैं, जब तक मैं आपके घर में हूं, तब तक मैं उस विपत्तियों से जूझना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए एक से एक व्यक्ति है, वाई, एक व्यक्ति एक्स के घर में चला गया, एक्स के घर में जाके अगर डकैत पड़ता है, वाई को भी तो सफर करना पड़ेगा ना। जी। तो ये दो प्लैनेट, अब प्लैनेट के भविष्य के साथ उसका एक और संपर्क बनता है। अब वो किसी ना किसी नक्षत्र में उस वक्त होता है, और वो नक्षत्र का स्वामी ग्रह किसी और भाव में बैठा होता है, उसके साथ भी संपर्क बन जाता है ना। जी। आपस में आप आपस में मित्रता संपर्क है, आपस में शत्रुता संपर्क है। अगर कुंडली के हिसाब से शत्रु प्लस शत्रु, या शत्रु आपस में मित्र तात्कालीन बन जाते हैं, तो फिर वो सम बन जाते हैं। और सम जी। प्लस मित्र, वो मित्र बन जाते हैं, है ना। तो मित्र जी। प्लस मित्र अधिमित्र बन जाते हैं। शत्रु प्लस शत्रु अधिशत्रु बन जाते हैं। ये तो ये तो प्रैक्टिकल बेसिक लेवल का नॉलेज आप लोगों को है ना। तो इन चीजों पे हम फिर दोबारा अगर टाइम बिताने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम आपको जो सिखाना चाह रहे हैं वो कैसे सिखा पाएंगे, आप बताएं, है ना। तो ये कोई भी ग्रह है, इस हिसाब से वो अपना रिजल्ट देंगे ही। बाकी आप हमको समझना है, क्योंकि शुभ अशुभ और निष्पक्ष कब कैसे दशांतर दशा में कैसे रिजल्ट देंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। चलिए उपचय को जी। समझते हैं, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आए। उपचय कौन है, बताइए। अनुज आप ही बताइए, उपचय कौन है। सर उप 3 6 10 11। यस, 3 6 10 11। तीसरा, छठा, दसवां और एकादश भाव, ये उपचय है ना। अच्छा, आप बताइए, ये उपचय भंग होता है क्या। उपचय, हाँ सर, अगर 11th का लॉर्ड थर्ड में चले जाए, थर्ड का लॉर्ड सिक्स में, ऐसे सर ट्रांसफर हो जाए ग्रहों का, नहीं, तो नहीं, भंग हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको अच्छा सर। तरीका समझाता हूं। किसी भी ठीक है सर। उपचाय स्थान का जो ग्रह है, वो अपने अधिपति के शत्रु के द्वारा अगर दृष्ट हो जाता है, तो उपचय भंग होता है। लिख लो, लिख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी उपचय स्थान का जो ग्रह है, उसके जो अधिपति माने, उपचय स्थान का कोई कोई तो राशि में होगा। उपचय स्थान किसी भी राशि में होगा, और राशि का एक स्वामी एक अधिपति ग्रह होंगे। तो कोई भी उपचय स्थान का जो अधिपति ग्रह है, उसके शत्रु के द्वारा अगर उस पे दृष्टि आ जाती है, तो वो उपचय भंग होता है।
जी, इसको समझ। हाँ सर को समझाइए सर थोड़ा। बिल्कुल समझा। जैसे सपोज मान लो मेष लग्न, मेष लग्न, जी सर। उपचय कौन कौन से हैं? सर बुध, दोनों तरफ बुध हो गए और दो तरफ शनि हो गए सर। बुध और शनि। सर बुध और शनि। हाँ सर, बुध और शनि से कहते हैं ना, दो जगह बुध हो गए सर, दो जगह घरों में शनि हो गए सर। हाँ, अरे बुध और शनि, बस इतना ही समझो। अब बुध का शत्रु ग्रह कौन है? सर एक तो मंगल हो गया सर, और हाँ, चंद्र हो गया सर। बिल्कुल चंद्र। चंद्र बताओ। शनि का शत्रु कौन है? सर शनि का चंद्र भी है सर, एक तो सूरज भी है। नहीं, सूर्य। और सब में। सूर्य शनि के हिसाब से शत्रु, बस सूर्य के हिसाब से शनि शत्रु नहीं है। ठीक है। सर चंद्र तो है सर इसका सर। हाँ, चंद्र। चंद्र। जी। अब मान लो बोथ केसेस में चंद्र की दृष्टि पड़ गई, तो वो शनि के ऊपर या बुध के ऊपर। बुध के ऊपर। तो उस समय क्या होगा? चंद्र की दृष्टि जैसे पड़ी, वो उसका अधिपति का शत्रु है ना? तो वो उपचाय जो उसके पास जो डेफिनेशन था वो हो गया उसका भंग हो गया। भंग। तो अब ये सर यानी कि सर बढ़िया फल देगा, यानी कि वो। हाँ, बढ़िया फल, बट यहाँ पे कंडीशन, यहाँ कंडीशन, वो उपचय स्थान शत्रु क्षेत्र या नीचस्थ नहीं होनी चाहिए। यानी कि उपचय। सर ये बुध और शनि नीच भाव में नहीं बैठे, दुश्मन के भाव में नहीं बैठे हुए होने चाहिए। ऊपर से अपने नीचे राशि में नहीं होनी चाहिए। नीच राशि में नहीं होनी चाहिए। गुड। ठीक है। यानी कि सर बुध जो है जैसे मीन में नीच का हो जाएगा, तो वहां नहीं बैठा होना चाहिए पहली बात तो। हम्म। और ये आपका शनि जो सा है, ये आपका इसमें मेष राशि में लगन में नहीं बैठा होना चाहिए, मेष राशि बिल्कुल में मंगल। बिल्कुल बिल्कुल। नीचस्थ ठीक है नहीं सर, अगर होना इसके। चाहिए या शत्रु में नहीं होना चाहिए, शत्रु के राशि में नहीं होना चाहिए। ये ठीक कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक। ठीक है। अब जैसे, अब देखो, उपचय की संज्ञा में उपचय की जो अच्छा रिजल्ट ग्रह के मिलेंगे या भाव के, अच्छा रिजल्ट ग्रह या भाव उसके दशा में देंगे। देखो, भाव का कोई रिजल्ट नहीं होता अविनाश। रिजल्ट देते हैं भाव का अधिपति ग्रह या उसमें बैठे हुए ग्रह अपने दशांतर दशा में। ठीक है। क्योंकि हाउस का एक्टिवेट वही होते हैं, माने एक्टिवेशन जो है वो प्लैनेट ही करते हैं। इसलिए आपके पास मुख्य आधार जो होगा वो होगा प्लैनेट। इसलिए प्लैनेट पे ही फोकस्ड रखना, भाव या राशि पे उतना करने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, भाव और राशि की तत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ जैसे होता है ना कि मतलब अ, राशि स्वामी अ, एक दूसरे के विरुद्धाचरण करने वाला, यानी शत्रु है या मित्र है, इस तरह नैसर्गिक शुभ अशुभ ग्रह का भी अ, मित्रता शत्रुता है। और उसके बाद आपका जब जन्म समय होता है उसको तात्कालीन बोलते हैं, वो तात्कालीन या तात्कालिक। ठीक है। तो वो उसके भी शत्रु मित्र होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू कुंडली जैसे आप बनाओगे वो निकल जाए। ठीक है। अब सूत्र क्या कहता है कि उपचयगत कोई भी पाप ग्रह आपने दशा अंतरदशा में शुभ फल देता है। अनुज, यही बोला जाता है ना सूत्र में। यस सर। सूत्र में ही बोला जाता है। लेकिन अगर उपचय भंग होगा तो वो पाप ग्रह क्या शुभ फल दे पाएंगे?
हाँ सर, अगर जो कंडीशन पूरी हो रही है तो देखा सर, शुभ फल तो सर मैंने थोड़ा क्या बहुत। बोला? उपचय भंग। हाँ उपचय सर, अगर भंग। उपचय भंग। उपचय भंग का रूल तो मैंने बताया आपको जी सर। कि अगर उसके अधिपति की शत्रु जो ग्रह है उसके द्वारा अगर दृष्ट हो जाता है तो उपचय का जो उसका जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगी बिल्कुल सर, चेंज हो जाएगा सर। ठीक है। तो हम जी। क्या, अब सूत्र क्या कहते हैं कि उपचय भाव में पड़ा आपका वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे पाप ग्रह, पाप ग्रह वो अच्छा फल देता है। हाँ सर। बट जब उपचय भंग हो गया तो क्या अच्छा फल दे पाएगा? सर वो भंग हो गए तो फिर तो वो सर जो फिर ग्रह है बुरा उल्टा फल फल देगा देगा ना रे सर। भाई। उल्टा बुरा फल फल देगा देगा। सर। आपकी जी सर। दशा अंतर्दशा समय वो बुरा प्रभाव देगा। जी सर। इसी के कारण यही सब छोटा छोटा जो कारण है ना, छोटी छोटी कारण है, यही कारण है जो हम एस्ट्रोलॉजर जो ना कुंडली को समझ नहीं पाते। हम सीधा सपाट आंख मारते हैं कहाँ पे? अम, राजयोग में। राजयोग भंग है या नहीं हमें नहीं पता। हमें सूत्र मालूम है कि केंद्र में अच्छे, माने अगर पाप ग्रह होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। उपचय में अगर पाप ग्रह होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। बट उपचय या केंद्राधिपति योग का भंग होता है या नहीं होता, वो हम देखने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल सर, इसीलिए ये बात सही कह रहे हैं आप। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजर जो है ना सक्षम नहीं है प्रेडिक्शन। मैं एस्ट्रोलॉजी का दोष कभी नहीं देता भाई। मैं प्रैक्टिकल हूं। और ये प्रैक्टिकली भी लोग, मैं भी गलती करता था ना, ये गलती आप लोग भी करोगे ये मुझे मालूम है। इसलिए तो मैं इसको इतना डिटेल्स, इतना एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूं कि ये चीजें देख के प्रेडिक्शन कर, ताकि आपके, मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं क्लास जिस दिन खत्म करूंगा उस दिन अगला दिन से आप एस्ट्रोलॉजर का मास्टर, माने एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का मास्टर बनोगे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं जो प्रॉमिस किया था वो सही होने वाला है। बिल्कुल सर, सही बात। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर का दिमाग को गड़बड़ कर देता है। इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनो और ध्यान से इसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी, इससे बेटर कोई साइंस हो ही नहीं सकता। जैसे अब कल या परसों किस दिन हम लोग राम अवतार जी आपके कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, है क्या? आप है या नहीं है? चले गए? अच्छा कोई बात। लक्ष्मी मैम बात कर रहे थे ना? जी सर, परसों की बात है। और आप उनके अष्टम का चंद्रमा देख के आपने कुछ कहा था। मैंने आपको हाँ बात जी को सर। सरासर गलत करके बोला कि नहीं, ये चीज हाँ नहीं है, ये जी सर। ऐसा होगा। जी सर। आज आपको मैम समझ में आ रहा है ना मैं क्यों, मेरा हाँ लॉजिक हाँ क्या जी। है, क्यों बोलता हूं ऐसा? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इन चीजों को, ये छोटी छोटी चीजों को मैम ध्यान रखना, आप सभी को जी। ध्यान रखना। ठीक है। जी सर। ताकि आपकी प्रेडिक्शन, जैसे मैं बोलता हूं जैसे जातक या जातिका, हाँ खाली हमेशा हाँ हाँ बोलते हैं, ये हाँ हाँ आपकी बातों में भी होनी चाहिए ना, आपकी प्रेडिक्शन में भी होनी चाहिए, है ना? चलिए, उपचय समझ गए? कोई क्वेश्चन? जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन? मनीषा जी, सुमित जी, अविनाश जी, किसी को कोई प्रश्न इसके अंदर, उपचय भाव के अंदर? ऐसे प्रश्न होना नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। नहीं सर, कोई सब क्लियर है सर, वैसे तो सर। नो ठीक। सर। ठीक। चलिए अब केंद्रस्थ ग्रह को समझते हैं। केंद्रस्थ ग्रह में अब केंद्रस्थ ग्रह
एक तो रूल्स हमें पता क्या कि केंद्र में शुभ ग्रह अच्छे नहीं होते, केंद्र में नैसर्गिक अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं, ठीक। लेकिन केंद्रस्थ चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, उसकी स्ट्रेंथ तो आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ आप कहां से देखोगे, कोई बताए भाई, ये पढ़ा चुका हूं। स्ट्रेंथ कहां से स्ट्रेंथ सर देखोगे आप? सर नवांश या फिर षटबल सर, नवांश है सर मेन तो। आप षोडश वर्ग से भी देख सकते हो, हाँ सर, षटबल षटबल और से भी नवांश देख सर। सकते हो, बट आपको देखना होगा नवांश। अष्टक वर्ग या षोडश वर्ग आप जहां से भी देखना चाहो, आप उसकी स्थिति अवस्थिति को देख सकते हो, बस वहां से उसके स्ट्रेंथ समझ में नहीं आता। स्ट्रेंथ एकमात्र नवांश कुंडली से समझ में आता है। नवांश क्या है? ये जो केपी वाला स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड वाला कुंडली है ना, नवांश वो सब लॉर्ड वाला कुंडली है, इसलिए स्ट्रेंथ वहां से देखना जरूरी है। क्योंकि कोई भी ग्रह, केपी का सूत्र क्या बोलता है कि कोई भी ग्रह उसका जो रिजल्ट आएगा वो सब लॉर्ड तय करता है। कहते हैं ना, जी सर। मतलब रिजल्ट तो देगा स्टार लॉर्ड, बट रिजल्ट का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट कौन तय करता है? सब लॉर्ड सब उस लोड ग्रह का, सब लोड सर। यानी नवांश कुंडली। जी। इसलिए स्ट्रेंथ बिल्कुल। हमेशा नवांश कुंडली से आपको देखना चाहिए। आपके अष्टक वर्ग, षोडश वर्ग, या आप जो भी अब माने चक्र से देख सकते हैं, पातकी चक्र है ना, ये जित्र भी है, सर्वोदय चक्र, अब सारी चीजों से उसकी स्ट्रेंथ देख सकते हो। बट वो स्ट्रेंथ देन, वो जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता, वो एक अंदाजा देता है, एक परिणाम की अंदाजा देता है। नवतारा चक्र, पताकी चक्र, या जो भी चक्र में से आप देखो, सभी में स्ट्रेंथ ही दिखता है। बट आपको सटीक सटीक अगर निर्धारण करना है उसके स्ट्रेंथ का, तो आपका जाना पड़ेगा कहां पे? नवांश में। वो भी आपको वहां से आप वर्ग को ऐड कर सकते हो। नवांश कुंडल में जैसे वर्गोत्तम बोलते हैं ना हम लोग, पारिजात वर्ग, है ना, बोला जाता जी है ना भाई, जी सर। तो वहां पे आप नवांश कुंडली के साथ वर्ग को एड ऑन कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा नवांश, ठीक है। आज सर आपको स्ट्रेंथ के लिए हम नौमांश पे जाते हैं, वहां पे देखेंगे भाव वगैरह जो भी 5 इक्वेशंस आदि। सर हम यहाँ पे इक्वेशंस D1 से चेक करेंगे क्या कि बिल्कुल कितनी करेंगे दूरी मैम, पे गया नौमांश? ठीक है। बिल्कुल करेंगे मैम, नहीं तो स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा आपको? वहां आपको नहीं सर, नवांश, एक भाव से आएगी, दूसरी राशि से आएगी। नहीं नहीं नहीं, राशि वाला नहीं लेना। आपको देखना क्या है, मैं आपको राशि कहां से देखना है नवांश में। जैसे सपोज मान लीजिए आपका फिफ्थ सर एक हाउस किस, एग्जाम्पल से सर समझा दीजिए। समझा रहे हैं ना मैम। अच्छा चलिए, ठीक है। मेष लगन की कुंडली है। हाँ अ, जी। आपका नवान न, आपका जो फिफ्थ हाउस है वो कौन सा है? हाँ जी। सिंह राशि। सिंह जी। आपको उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए नवांश में देखना है सिंह राशि कहां पड़ा है। जी। सिंह राशि में देखिए आप वहां पे क्या सूर्य बैठा है अपने वर्ग में, अच्छा। एक वर्गोत्तम हो गया, हाँ। हाँ ठीक। ठीक है। अगर नहीं है, हम्म कोई मित्र राशि बैठा या मित्र ग्रह बैठे हैं सिंह राशि में, तो आपको स्ट्रेंथ हम्म मिल गया। लेकिन हम्म, अगर शत्रु ठीक। ग्रह उसी सिंह राशि में बैठा है, तो आपको समझना है D1 का वो जो आपका फिफ्थ हाउस है वो कमजोर है।
सर यहाँ तक चीज समझ में आ गई। हमने पूछा इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि मेष लगन में फिफ्थ हाउस में सिंह आती है, ठीक है। अगर वो D1 में अपने से अष्टम में चला जा रहा है, फिफ्थ, पांचवें नंबर राशि, तो यहाँ। मैम वहां D1 में जाएगा कैसे, अष्टम में कैसे जाएगा? मैंने आपको क्या अच्छा बोला, ठीक है सर। D1 का फिफ्थ ठीक है सर। हाउस। फिफ्थ हाउस कौन सी राशि है? हाउस तो फिफ्थ ही है ना, फिफ्थ ही है। ठीक है ठीक है सर, मैं इस पे देखूँ। मैंने अब, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, या तो आप नहीं मुझे नहीं नहीं सर, वो समझा पा रही हो। नहीं, नहीं सर, मेरी गलती है। मैं डिग्रियों से देख के वो चेक करना पड़ेगा कि D1 का फिफ्थ जो भाव है D9 में कहाँ पे जा रहा है, उसके बाद यस, ही मुझे यस, समझना पड़ेगा। यस, हाँ। यस, ये आपको देखना पड़ेगा, ये हम्म। आपको देखना पड़ेगा। आप कुछ मत देखो हाँ। मैम, देखो मेष हाँ लगन है। बस। मेष, हाँ सर, मेष, डिग्री से चेक करना पड़ेगा। हाँ। हाँ 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 हाँ, कुछ मत देखो, डिग्री भी मत सर देखो। वो सर एक, वो जो बता फिफ्थ। बता बता रहा हूँ। अब मानो, जैसे आपका वहां पे फोर्थ हाउस, वो कौन सा आएगा? चंद्रमा कर्क राशि आएगा। जी सर। D9 में आप जाइए, कर्क राशि को कहाँ पे है, आप वो देखिए। हम्म। अब ठीक। वो D9 का किसी भी भाव में पड़ सकता हाँ जी। है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्योंकि चर हाँ। राशि को हम पहला मानते हैं। हम्म। D9 बनाने का तरीका वही है ना, हम्म। चर का। हाँ जी। हाँ। वो हम्म। नाइन्थ पार्ट हाँ का जी। है, हाँ। नाइन्थ पार्ट हाँ। का है, तो हाँ। हाँ। पहला पार्ट चर में जाएगा, उस हिसाब से हाँ जी। हाँ। बैठेगा। अब वहां पे आपको हम्म। देखना है कि वो कर्क राशि कहाँ पे पड़ा है, हम्म। वहां से उसके भाव देखिए D9, ठीक। फिर वहां से उठाइए, आपको ऑलरेडी सारा समझ में आ जाएगा। चलिए मैम, हम्म। प्रैक्टिकल, अगर आज ही टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिकल कर ले, नहीं होगा नेक्स्ट डे जी। प्रैक्टिकल करेंगे, या प्रैक्टिकल के दौरान तो प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर? हम्म। अब मैं आपको एक जरा सा एक और चीज बताता हूं। D1 से आपको स्ट्रेंथेन ग्रह के बारे में कैसे पता चले? मैम, जी। D9 से तो हम्म। सबको हम बता दिए हैं कि स्ट्रेंथ हम्म। देखना है तो वहां जाइए, D9 में हम्म। जाइए। बट क्या D1 जो मेन हम्म। कुंडली है, वो क्या कमजोर हम्म। है इतना कि वहां से किसी ग्रह की, किसी भाव की, किसी राशि की स्ट्रेंथ ही पता नहीं चलेगा? नहीं ऐसा तो सर, नहीं हो हमारी सकता। प्रैक्टिस में कमी। जी, हमारी प्रैक्टिस में कमी रहती है। नहीं, बताते मैम, चलो आपको पूरा का पूरा चीज बताते हैं। हमेशा देखिए, जब शुभ अशुभ, हम हम्म। लग्न की बात कर रहे थे, हम्म। तो लग्न के हिसाब से शुभ अशुभ ग्रह या निष्पक्ष ग्रह को देख रहे थे। हम बार जी। बार दो बातें आप लोगों से कन्वे कर रहे थे। क्या? कि लगन जो है वो त्रिकोण भी है, वो हम्म। केंद्र भी है। जी सर। तो D1 का सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट स्ट्रेंथेन भाव हम्म। आपका कौन सा है? लग्न का भाव है। लगन। इसके लिए इतना देखने का या प्रैक्टिस की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल, आपके हम्म। अंदर से आनी चाहिए ना ये बातें, कि सबसे, क्योंकि वो जी। त्रिकोण का भी अधिपति है और केंद्र का, हम्म। पहला केंद्र का अधिपति है। तो पहला केंद्र अधिपति प्लस त्रिकोण का पहला त्रिकोण का अधिपति है, और घूम फिर के तो उसी से पूरा कुंडली है। तो जी सर। उससे उससे बड़ा स्ट्रेंथेन ग्रह या स्ट्रेंथेन राशि तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक। अब मैं आपको समझाता हूं। मेष लगन की मान लीजिए कुंडली है। मैम, मैम हम्म। थोड़ा समझिएगा इसको। मेष जी लगन सर। का कुंडली है, ठीक है, और हम्म। मंगल चला गया आपका मकर राशि में, मंगल उच्चस्थ हो ठीक। गया। हाँ जी। आपके लग्न के हिसाब से या आपके राशि हम्म। चक्र के हिसाब से, D1 के हिसाब से मोस्ट हम्म। पावरफुल ग्रह कौन सा है? मंगल। सर मंगल हो मंगल है, गया सर। मंगल है, हाँ मंगल लेकिन है। मंगल, वही मंगल आपका लग्न भाव का भी मालिक है और आपका अष्टम भाव का भी मालिक जी सर। है ना? अब हाँ देखिए, जी।
मंगल लगन में मतलब क्या है, सिर और सिर संबंधित सारी चीजें। हाँ जी। और अष्टम में जाने का मतलब है रिप्रोडक्शन या नीचे वाला जितने गुप्त अंग है वो सारी चीजें। जी। जी। अब उसी मंगल को मैं बैठा दिया जाके मकर राशि में, दिशा बल प्राप्त है, उच्चस्थ है, हाँ जी। हर चीज है। हाँ जी। हाँ जी। वहां पे वहां पे बिठा दीजिए आप राहु, उसी मकर राशि। अच्छा। ठीक। अब क्या मंगल की स्ट्रेंथ कम होगी? हाँ जी। नहीं होगी। यही तो नहीं मैं सर, वो समझाना चाह रहा था। नहीं नहीं सर, राहु के हिसाब से राहु अगर है तो वो अरे भाई बढ़ाएगा। अंगारक जोग बन गया। राहु को मैंने इसलिए हाँ जी बैठाया सर। ना, अंगारक हाँ, जोग राहु बन गया। बढ़ाएगा। हाँ। हाँ, अंगारक योग। अब यहां पे दिक्कतें कहां आएगी? अष्टम भाव में दिक्कतें आ जाएंगी। कैसे? राहु प्लस मंगल होने की वजह से उसके ऊपर, उसके युगों पे या उसके जो ऑनेस्टी पे अगर कोई क्वेश्चन उठा के उसके अंगली तरफ, उसकी तरफ अंगली करके अगर किसी से कोई बात कर लेता है, कोई भी व्यक्ति, XYZ कोई भी हो सकता है, उसको ना रात भर सोने नहीं देगा। यही अंगारक है अपने आप में। अंगार का मतलब क्या है? अंगार का मतलब क्या है? उत्तेजना। जलाने वाला। उत्तेजना। हाँ 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 उत्तेजना। हाँ। अंगार जो कहते हैं ना, जैसे कोयला जलने के बाद अंगार बनता हाँ जी है ना? सर। लकड़ी जलने के बाद अंगार बनता है, मतलब उसके हम्म। अंदर क्या है? उत्ताप है, ताप। हम्म। और वो धीकी 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 उसके दिमाग को खाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी अब सर। अब देखिए, उसके धिक धिक करके वो उसके दिमाग को खाएगा, मतलब पेट में परेशानी होगी, उसका जी। खाना हजम नहीं होगा, गैस बनेगा। हम्म। और उसके बाद प्रॉब्लम किसका होगा? पाइल्स का। तो बुरा प्रभाव किस पे जा रहा है? अष्टम भाव। स्ट्रेंथ वही है। हम्म। अनुज समझ आया रे बाबा? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। वो सुमित जी, मनीषा जी, अंगारक। सबको समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर दोबारा बताएंगे, दोबारा समझाएंगे, क्योंकि सर एस्ट्रोलॉजी यही छोटी छोटी बातों पे डिपेंड है। सर, जैसे किसी लेडीज की उंगली में हो ना, ये कुंडली में अंगारक योग हो, तो हाँ, जैसे वो उनके वो खाना बनाते हुए वो जल्दी बहुत हैं, जैसे उनको चोट का बिल्कुल निशान जैसे। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ध्यान उसका खाने पे नहीं होगा, खाना बनाने पे नहीं होगा। ध्यान उसका दिमाग में वही है। मैंने वो बोला ना, उसके दिमाग में, उसके अहम में वो आघात आता, बोल नहीं पाती है। बोलेगी क्या? लेकिन अंदर ही अंदर कुरेदेगा। वो उसकी जो चिंता है, उसकी जो थॉट, उसकी जो सोच, उसको कुरेद के रख देता। ये मैंने ये आज जो बात बताया ना आपको, इसको पूरे जीवन भर आप लोगों की ये प्रयोजन होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। और इन्हीं तरीके से छोटी छोटी चीजों से अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे, तो आपका एस्ट्रोलॉजी, मैं समझता हूं, मेरे से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें? जी सर। चलिए अगला, एक डेफिनेशन आता है पणफर। हम्म। पणफर का मतलब क्या है? कि लग्न का सेकेंड, उसका लग्न का सेकेंड, उसका अष्टम, सॉरी, अष्टम कैसे, पंचम में जाएंगे पहले, है ना? लग्न का सेकेंड, पंचम, अष्टम और एकादश, ये जो भाव हैं इनको पणभर भाव बोले जाते हैं। ठीक बोल रहा हूं ना अनुज? गलती तो नहीं किया? हो सकता है जोश में हूं, होश खो सकता हूं। 2 5 8 11 सर। तो 5 8 11 ही है ना? जी सर। मतलब
लग्न का सेकेंड हाउस, उसका फिफ्थ हाउस, उसका वो क्या बोलते हैं, एट हाउस, और 8, एट हाउस 11। और 11th हाउस, इसको कहते हैं पणफर। आपको क्या मालूम है, केंद्र के बाद पणफर की महत्व तो सबसे ज्यादा है। सबसे आपके कुंडली का सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है त्रिकोण, नंबर 1। उसके बाद जो आपका कुंडली का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है केंद्र। उसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है पणफर। उसके बाद आपका जो कुंडली का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है उपचय भाव। उसके बाद आता है दुस्थान, अपोक्लिम। अपोक्लिम के बाद आता है दुस्थान। ठीक है? अब मुझे बताएं, आप एक चीज समझिए, पणभर, पणभर मतलब कौन कौन सा है? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस पूरे लाइफ की सारी चीजों को इकट्ठा करके रखने का संचयीकरण करवाता हम्म। हम्म। है, एक्यूमुलेटिव। चाहे वो अर्थ हो, जी। चाहे वाचन भंगी हो, ज्ञान हो, हर चीज का संचयीकरण करवाता है। ठीक। पंचम कौन है? आपके सारे बुद्धिमत्ता, आपके सोच, आपके आपके अंदर, माने आपने प्रारब्ध से क्या लेके आया, वो सारा चीज पंचम दिखाता है। अष्टम, आप इस जीवन में खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। और एकादश मतलब आपकी निजी इच्छा की पूर्ति। अगर ये पणफर की हाउसेस ना हो तो आपके जीवन में आपको अपने खुद के लक्ष्य में पहुंचना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए पणफर को केंद्र के बाद सबसे ज्यादा महत्व दी गई। यहां ग्रह की शुभ अशुभ कोई महत्व नहीं रखता। ये जो भाव है, ये भाव अकॉर्डिंग टू कुंडली चलता है, अकॉर्डिंग टू D1 चार्ट। मारक है तो मारक, बाधक है तो बाधक। क्लियर? जी सर। अगला क्या है? मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को पिछले ये इतने क्लासेस में जहां पे शुभ अशुभ चीजों को समझा रहा था, मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या दिखाता था? तीसरा, छठा, द्वादश, ये तीन भाव को ले रहा था, है ना? कभी कभी छठा हम्म। या नवम को छोड़ दे रहा था। इसको बोलते हैं अपोक्लिम भाव। अपक्लिम भाव कौन सा है? लग्न का तीसरा, लग्न का छठा, लग्न का नवम और लग्न का द्वादश। इस स्थान को अपोक्लिम हाउस कहा जाता है, या अपोक्लिम भाव कहा जाता है। आपको मैं आज बता देता हूं, अपोक्लिम का जो स्थान होता है ना, उसमें जो बैठने वाले ग्रह होते हैं वो हमेशा उसका उसका बल में ना कमी आता है, वो हीन बली होता है। इसीलिए आज वो गीता की वो बात मैं आपको प्रूफ करना चाहूंगा। गीता ने, श्री कृष्ण ने क्या बोला था? कर्मण्य बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, बोला था ना। जी सर। जी। फल कौन देता है? किस्मत, नसीब, भाग्य। वो कौन सा भाव का है? बताएं। 9th। नाइन्थ। 9th। नाइन्थ अपोक्लिम है, वो हीन बली है, वो रिजल्ट नहीं दे पाता। भाग्य भाव रिजल्ट नहीं दे पाता कर्म के सामने में। इसलिए कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस, याद रखना। ये एस्ट्रोलॉजी सर को, किसी भी चीज की पूर्णता तो 1/7 एक्सेस से ही होती है ना।
मैम सारी चीजें, सारे एक्सेस, अब सारा चीज ले लो, लेकिन आप आपने आप जो काम त्रिकोण है उसको कैसे छोड़ दोगे? वो भी नहीं छोड़ सकते ना। मतलब कर्म 11 तो वहीं से जुड़ता है ना मैम। जी सर। 11 तो वहीं से जुड़ता है। 11th आपका डेली अर्निंग है ना, मंथली अर्निंग है। हाँ जी। जी सर। आपके सारा जमा पूंजी आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो पूरा लाइफ में, वो आपको जब इकट्ठे वापस मिलते हैं वो 11th हाउस है। तो आप जी अपने पराक्रम की सहज भाव को कैसे छोड़ दोगे? इसलिए भाग्य अपोक्लिम होने की वजह से 10th प्लस 9, देखो राजयोग बनता है। 10th प्लस 9 कर्म प्लस भाग्य इजिकल टू सक्सेस, मतलब राजयोग। आज समझ में आ रहा है ना राजयोग कैसे बनता है? जी सर। अपोक्लिम भाव प्लस केंद्र भाव। अपोक्लिम में हीन बली होते हैं ग्रह या उसके अधिपति। अपोक्लिन भाव के जो अधिपति हैं वो हीन बली होते हैं। हीन बली कर्म भाव के साथ जुड़ के वो क्या होते हैं ना, एक दुर्बल व्यक्ति अगर एक सबल व्यक्ति के साथ अगर इकट्ठा टीम बनाता है तो उसको सक्सेस तो मिलता ही है मैम। जी सर। क्लियर? देखो, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप फिलोसॉफिक पार्ट में पड़े रहो। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ये व्यवहारिक पार्ट है। इससे व्यवहारिक, इससे प्रैक्टिकल साइंस कुछ भी नहीं है। और शायद मैं धीरे धीरे आप लोगों से ये प्रूव कर पा रहा हूं कि ये हम सिर्फ व्याख्यान की सब्जेक्ट या फिलोसॉफी की सब्जेक्ट, दर्शन की सब्जेक्ट नहीं कह सकते। इसमें वो सारे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके ईच एंड एवरीथिंग, मेटाफिजिक्स तक। क्लियर? जी तो सर। जैसे अपोक्लिप में स्वराशि के ग्रह भी बैठे हों जैसे, तो भी वो अशुभ फल ही देंगे, कमजोर होंगे? एकदम हीन बली, मैं अशुभ फल नहीं बोला भाई, अच्छा, हीन हीन बली बली, होंगे, कमजोर होंगे। और कमजोर। सर ये जो बैठे हुए ग्रह है सर, वो बली कोई होंगे? भी, कोई भी हो, वो बली होंगे सर? कोई भी हो, हीन बली हो। नहीं सर, अपोक्लिप में तो हीन बली हो गए। और हम्म। पनफर में बैठे हुए पन दो फर पांच में आठ तो, 11। पन फर में तो वो बली होते हैं। अच्छा, केंद्र के पनफर में बाद बली ही तो होते हैं। पन, हाँ केंद्र के बाद ही तो पनपुर आता है ना। अच्छा, वो कोई भी बली ग्रह बैठा होता वो है, बली माना जाएगा सर, वो और यहाँ बली। पे हीन बली माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। चले अब दुस्थान, 1 मिनट टाइम है, दुस्थान को भी समझ लेते हैं। लग्न का